हेलो एवरीवन। और आज का हमारा नया टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड रिस्क, जो कि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप मीन्स ओनरशिप एक लीगल राइट होती है जो कि बताती है कि आप गुड्स को कैसे पजेस कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, गुड के यूजेस के बारे में बताती है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न्स हाउ एंड व्हेन, यानी कि कब और कैसे ओनरशिप जो होती है वो सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, और जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है उस मोमेंट पे कौन इसकी राइट और लाइबिलिटीज़ को होल्ड करेगा, ये भी बताता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। सिग्निफिकेंस ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र, तीन मेनली यहाँ पे बात की गई है। पहला कि सेल को गुड्स को सेल करने का राइट किसके पास है, हु हैज़ द राइट। और दूसरा कि लीगल एक्शन कौन ले सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है तो। और तीसरा कि अगर जो गुड्स है वो लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसका रिस्क कौन उठाएगा। रूल्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, इसके अंदर हम तीन टाइप्स के गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला स्पेसिफिक एंड असर्टेन्ड गुड है। इसमें बोलता है कि जो स्पेसिफिक गुड्स होते हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो एग्री किए जाते हैं कि हाँ, हम इस टाइप का प्रोडक्ट, इस टाइप का गुड्स आपको बेचेंगे। ठीक है, 19 बोलता है, सेक्शन 19 बोलता है कि ओनरशिप जो होती है वो पार्टीज़ के इंटेंशन पे डिपेंड करती है, उसके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, अगर कोई इंटेंशन एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है तो तीन टाइप्स होंगे। पहला अनकंडीशनल सेल, जो कि सेक्शन 20 में डिफाइन है कि ओनरशिप passes when the contract is made, अगर गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो। सेकेंड हम बात करेंगे फर्दर एक्शन नीडेड, सेक्शन 21 में डिफाइन है। इसमें बोलता है कि इफ़ गुड्स रिक्वायर वेविंग, मेजरिंग और पैकेजिंग, तो ओनरशिप जैसे ही सेलर ये सारी एक्शन कंप्लीट कर लेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन बायर को दे देगा, वैसे ही ओनरशिप पासेज हो जाएगी। थर्ड बोलता है गुड्स डिलीवर ऑन अप्रूवल, सेल और रिटर्न। सेक्शन 24 में बोला गया है कि ओनरशिप पासेस व्हेन द बायर्स इंडिकेट्स एक्सेप्टेंस और रिटेन्स द गुड बियॉन्ड द एग्रीड टाइम। अगर टाइम जितना एग्रीड किया गया है उसके बाद उसे रिटेन करके रखता है और दिखा देता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारा सेल और रिटर्न और गुड डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल पे आ जाएगा। यानी कि आपने अप्रूवल दे दिया, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है और आप उसको बियॉन्ड टाइम अपने पास सेव करके रख रहे हैं। मीन्स असर्टेन्ड गुड्स, यानी कि जो गुड्स था एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो डिफाइंड नहीं था, बट डिफाइंड लेटर व्हेन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टी। मीन्स इनिशियली अनअसर्टेन्ड रहता है। दूसरा बिकम स्पेसिफिक आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। थर्ड ओनरशिप पासिस ओनली आफ्टर असर्टेनमेंट। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आउट ऑफ 500 बैग्स ऑफ वीट 400 आर लेटर सेपरेटेड एंड kept for मार्क्ड buyer. फॉर द बायर। स्पेसिफिक की अगर हम इसमें बात करें तो स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ कि गुड्स जो है वो आइडेंटिफाइड तो हैं और इन्हें एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा था तब वो आइडेंटिफाइड और एग्रीड भी किए गए थे। सबसे पहले कि वो आइडेंटिफाइड होती है, यानी कि यहाँ पे गुड्स कैसा है, क्या होगा, कौन सा गुड्स डिलीवर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा ओनरशिप जो होती है वो इमिडिएटली पास हो जाती है अगर कंडीशन फुलफिल कर ली जाए तो। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, जैसे सेल ऑफ अ पर्टिकुलर कार विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर का कार हो गया उसको सेल करना, जैसे कि DL01AB1234 नंबर प्लेट ऑफ द कार, इसे सोल्ड करना। तो ये स्पेसिफिक बता के रखा कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ सोल्ड करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम कौन सी कार के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है अनअसर्टेन्ड एंड फ्यूचर गुड्स। इसका मीन्स क्या होता है कि ओनरशिप कैन नॉट पासेस, तब तक पास नहीं होगी जब तक गुड असरटेन नहीं हो जाते। ओके, सेक्शन 18 बात करता है कि ओनरशिप टू पास द गुड्स मस्ट फर्स्ट बी आइडेंटिफाइड होने चाहिए एंड अप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, यानी कि अलग से रख दिया गया है या मार्क कर दिया गया है कि हाँ, इतना इतना अमाउंट है, आपको बायर को सेल करना है। सेक्शन 23 बोलता है कि व्हेन गुड्स आर अप्रोप्रिएट एंड डिलीवर्ड टू अ कैरियर, ओनरशिप पासेस अनलेस सेलर रिसीव्स द राइट ऑफ डिस्पोजल। यानी कि अनसर्टेन में हमने क्या देखा कि गुड्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं थे और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया गया था। यानी कि गुड्स जो हैं वो डिस्क्राइब ओनली बाय द काइंड और क्वालिटी से उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, ओनरशिप कैन नॉट पास अंटिल गुड आर असर्टेन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेल ऑफ ऑयल ऑफ अ सर्टेन ग्रेड नॉट स्पेसिफाइड फ्रॉम विच टैंक, है ना। थर्ड यहाँ पे हम बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, सेक्शन 25 में डिफाइन है। इसमें बोलता है इफ द सेलर
reserves the right to dispose of goods. Ownership does not pass to the buyer until the conditions set by the seller are met. अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ रिस्क की। रिस्क मीन्स गुड्स है और वो डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। द जनरल प्रिंसिपल इज स्टेटेड इन सेक्शन 26 में बताया गया है कि रिस्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क क्या है। ठीक है, रिस्क जो होती है वो ओनरशिप के साथ ही ट्रांसफर हो जाती है अनलेस अदरवाइज एग्रीड। की रूल्स जान लेते हैं ट्रांसफर ऑफ रिस्क के लिए क्या क्या होते हैं। पहला, रिस्क जो होती है वो ओनरशिप के साथ ही ट्रांसफर हो जाती है। सेक्शन 26 में हमने बात की कि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, बायर जो होता है वो रिस्क उठाएगा इवन इफ पोजीशन हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड। अगर पोजीशन अभी तक डिलीवर नहीं भी हुआ है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो रिस्क भी बायर ही उठाएगा। सेकेंड, सेलर रिटेन्स ओनरशिप। अगर सेलर जो होता है वो ओनरशिप रख अपने पास ही रखता है, यानी कि आपने पेमेंट नहीं किया है या आपने जो कंडीशंस बोली गई थी वो आपने फुलफिल नहीं की है, तो रिस्क जो होता है वो सेलर के साथ ही रहता है, यानी कि यहाँ पे सेलर बियर करेगा रिस्क को। डिले इन डिलीवरी, यानी कि कोई भी पार्टी होती है अगर वो डिलीवरी में डिले कर रही होती है तो जो पार्टी डिले कर रही होती है वही रिस्क उठाएगी। फोर्थ, गुड्स डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न। हमने आपको पहले ही ये डिस्कस कर लिया था कि रिस्क जो होती है वो सेलर के पास ही रहती है until the buyer approves or retains the good beyond the trial period. Fifth, perishing of goods before sale. Perishing means damage या destroyed. मीन्स अगर कोई गुड्स है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही वो डैमेज हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर कोई गुड है वो एग्रीमेंट के बाद लेकिन ओनरशिप पासेस होने से पहले गुड खराब हो जाता है तो सेलर रिस्क उठाएगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहला, स्पेसिफिक गुड्स अनकंडीशनल सेल में अगर ए है एग्री कर देता है बी को कि वो अपना लैपटॉप उसे सेल करेगा तो ओनरशिप और रिस्क जो होती है वो बी को ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एंड लैपटॉप जो होता है वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डैमेज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बी रिस्क उठाएगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखेंगे अनसर्टेन गुड्स का। इसमें बोलता है कि अगर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो आउट ऑफ 100 kg बल्क में से वो 10 kg वीट सेल करेगा तो ओनरशिप और रिस्क जो होती है तभी ट्रांसफ़र होगी जब 10 kg जो सेपरेट कर दिया गया है और अप्रोप्रिएट कर दिया गया है फॉर बी के लिए, तभी ओनरशिप और रिस्क पास हो जाएगा बायर की तरफ। दो इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। डिलीवरी टू कैरियर, यानी कि अगर ए बी को सेल करता है एंड डिलीवर्स देम टू अ ट्रांसपोर्टर फॉर डिलीवरी तो ओनरशिप जो होती है वो पास्ड हो जाएगी। एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिस्ट, अगर कुछ भी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के टाइम पे अगर कोई भी डैमेज हो रहा होता है तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि ओनरशिप पास्ड हो गई है और कोई भी अगर डैमेज हो रहा होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट पीरियड तो बी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है रिस्क का। फोर्थ वन, सेल ऑन अप्रूवल, यानी कि ए बी को दे देता है अ वॉशिंग मशीन ऑन अ ट्रायल बेसिस पे दे देता है तो ओनरशिप और रिस्क जो होता है वो ए के पास ही रहता है जब तक बी अप्रूव नहीं कर देता है मशीन को और रिटेन नहीं करता है उसको, यानी कि रखता नहीं ट्रायल पीरियड के बाद तक। होप यू अंडरस्टैंड द होल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।